सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए। मैंने एक बड़ी अहम बात आपसे करनी थी सर, क्योंकि नेपाल के आर्मी चीफ भारत के दौरे पर आए थे और आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर के साथ उनकी मुलाकात, सीडीएस अनिल चौहान सर के साथ मुलाकात हुई। उन्हें भारत के जनरल की मानक उपाधि भी दी गई। 4 दिवसीय उनकी यात्रा थी। यात्रा करके वो वापस नेपाल लौट चुके हैं। अब मैं ये समझना आपसे चाहूंगा कि क्या कुछ हासिल किया है भारत ने इस यात्रा के दौरान, और क्या कोई गुड न्यूज जो नेपाली गोरखा हैं जो कि 2019-20 के बाद भर्ती नहीं हुए, उनके लिए नेपाल के आर्मी चीफ लेकर गए हैं सर? देखिए राजेश जी, एक तो है कि ये रेगुलर विजिट्स होती हैं। आप जानते हैं कि नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में बहुत ही घने इसको रिलेशंस हैं, डीप रिलेशंस हैं। और और ये एक अरसे से है। हम ये इसको देखते हैं कि जब भी कोई नया चीफ आता है इसको नेपाल में, तो वो एक भारत की यात्रा करता है। और जब अब आपने देखा 19 नवंबर को जनरल द्विवेदी भी नेपाल गए थे, और वहां पर भी उनको ये सम्मान मिला था जो हम जनरल अशोक राज सिंहदेल को देख रहे हैं कि उनको उसको मिल रहा है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। और नेपाल के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अपना लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी इस बार 2 नेपाली कैडेट्स पास आउट करे थे। और नेपाल के चीफ ने इसको जो इस परेड को जो एज अ चीफ गेस्ट वो इनवाइटेड थे, और इसको रिव्यू किया था इस परेड को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो तो हम इस बैकड्रॉप पे हमको इसको लेना चाहिए, बिकॉज जो भी मेजर पॉलिसी डिसीशंस होंगी, आप देखेंगे कि वो इन विजिट्स की दौरान पे उसको नहीं ली जा सकती हैं। ये सीमित रहेगा कि आपस में आपके जो क्या इसको डिस्कशंस हुए, आपके बायलैटरल आपके रिलेशंस आप किस तरीके से आप आगे लेके जाए। तो इसलिए हमने ये इसको देखा कि जो भी डिफरेंसेस हैं आज नेपाल और भारत के बीच में, खास तौर पे बॉर्डर को लेके, और आपने इसको जिक्र किया कि गुरखा सोल्जर्स को लेके, अग्निवीर को लेके, वो इस मुद्दे में हो सकता है बैकडोर डिस्कस हुए हो, पर वो एजेंडा में नहीं थे। ओके। और जब एजेंडा में कोई चीज नहीं होती है, तो आप मान के चलिए कि जब एक जॉइंट स्टेटमेंट और एक प्रेस रिलीज इशू होता है विजिट के बाद, उसमें उन चीजों का जिक्र नहीं होगा। तो हम ठीक ये सर। समझ सकते हैं कि ये बहुत पेचीदा मामले हैं। और जैसे कि अग्निवीर का जो मामला है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट की डिसीजन है। फौज अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकती है। तो अगर हम सोचते हैं कि चीफ आ गया, बहुत अच्छी विजिट गई और अच्छे हमारे इसको रिलेशंस हैं, तो हो सकता है अग्निवीर के ऊपर भी कोई बातचीत जो एक फैसला निकल के आएगा। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई फैसला यूं सामने आया है। जरूर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि जो भी कंसर्न है नेपाल का या नेपाल आर्मी का गुरखा सोल्जर्स को लेके, वो कंसर्न अगर हमारे चीफ को और सीडीएस को अगर वो कंसर्न कन्वे हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे चीफ भी गवर्नमेंट को वो कंसर्न आगे कन्वे करें कि ये ऐसा मुद्दा है जिससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें
थोड़ी बहुत खटास आई है। और इसलिए ओके हम सर। देख रहे हैं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, ओली, वो चाइना की ये तरफ उनका झुकाव ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है भारत के लिए। देखिए, तकरीबन 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल के साथ, जी और जी 370 के स्क्वायर किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उसमें से वो उसमें विवाद है। और जी। खास तौर पे वो जो 35 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जिसको हम काला पानी और लिपू लेक बिल्कुल। का, ओ, हाँ, इसको एरिया अपना समझते हैं, वहां पे ज्यादा हमको कंसर्न है, क्योंकि आपने न्यूज में भी सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो उनका 100 रुपए का जो नोट है नेपाल का, जी जी। उसमें नेपाल का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें लिपू लेक और काला पानी को वो नेपाल के अंदर का हिस्सा बताया गया। और भारत में जब नक्शा 2019 में निकला था, तो उसमें लिपू लेक और काला पानी भारत का हिस्सा दिखाया गया था। तो ये ओके सर। एक ट्राई जंक्शन है। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, जहां पे नेपाल का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। ओके। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो विवाद है, ये बहुत पुराना है, जी 1980 जी। से। ये जो आपकी मैं ये समझता हूँ कि 1850 से, ओके। 1850 से लेके 1890 का जो आपका, जो उस टाइम का जो आपका था, ये ब्रिटिश जो, राज। हाँ, इसको डेमोकेशन की बात है। जी ये इन दिनों से ये जो मैप्स दिखाए, एक दूसरे ने अपने देशों को अपने अपने मैप्स दिखाए, जो 1850 के थे, कोई 1873 का मैप था, कोई 1890 का मैप था। तो हर एक देश इसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये एरिया उनका है और जी। ये नेपाल का नहीं है। तो अभी ये इसको विवाद लाइव है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही, कुछ टाइम में, हो सकता है 1 2 साल लग जाए, बट दोनों गवर्नमेंट मिलके अगर बैठे, तो इस विवाद को हम सुलझा पाएंगे। जी। एक दो पॉइंट और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास आई कि इंडियन आर्मी ने कुछ नेपाल की आर्मी को ड्रोन्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका नेपाल की आर्मी को क्या फायदा होगा सर, और कितनी जरूरत थी? और आर्मी टू आर्मी, भारत और नेपाल की आर्मी के बीच के जो संबंध हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? वो कितने बेहतर हैं? देखिए, आर्मी टू आर्मी तो मैं ये मानता हूँ संबंध बहुत अच्छे हैं। और हमारी एक प्रपोजल भी है, अभी हम ये शुरू करने वाले, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका जी सूर्य किरण इसका नाम अपना है। और नेपाल की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी हाल ही में इनका जो प्लानिंग भी हो चुकी है, और हम देखेंगे ये जो एक्सरसाइज होगी, पहले जी। भी होती थी। और ओके। दूसरा है कि जो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको नेपाल काफी गौर से देख रहा है कि भारत से क्या क्या उनको इक्विपमेंट मिल सकती है। आपको पता होगा कि हम नेपाल को गाड़ियां देते जी हैं, जी। स्मॉल आर्म्स देते हैं, एमुनिशन देते हैं, हथियार देते हैं, और हम उनको सिमुलेटर्स देते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको जी जी। ट्रेनिंग में उसको मदद करने के लिए। इसीलिए हमने उनको टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन्स भी दिए हैं, और हमने उनको मेडिकल इक्विपमेंट भी दिया। उनके फील्ड हॉस्पिटल जो है नेपाल के, जी उनके फील्ड हॉस्पिटल्स में, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल में ये अर्थक्वेक्स आते हैं, इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो उसके लिए उनको मेडिकल इक्विपमेंट की ऑल्सो बहुत उसको जरूरत पड़ती है, जो भारत की फौज उनको दे रही है उनके हॉस्पिटल्स के लिए। और नेपाल का देखिए, वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है।
बिल्कुल सर। एक साइड से बॉर्डर भारत के साथ है, एक साइड चाइना के साथ है। तो नेपाल ट्रेडिशनली वो की जो जरूरत है डिफेंस इक्विपमेंट की, वो अपने आप को सुरक्षा करने की है, अपने आप को एक सक्षम अपने रखने के लिए, ना कि वो कहीं पे अटैक अपने करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डिफेंस कॉन्सेप्ट है नेपाल की आर्मी का, कि एक डिफेंसिव कॉन्सेप्ट है कि अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए उनको सर्विलेंस की जरूरत है। और जी आप जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में ओपन बॉर्डर है, और इस ओपन बॉर्डर में बिल्कुल स्मगलिंग होती है, हथियारों की स्मगलिंग होती है, आईएसआई का भी काफी रोल है इसमें, और इसमें ड्रग्स की भी जी स्मगलिंग होती है। तो नेपाल की जो फौज है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के सहारे अपने आप को सक्षम करना चाहती है कि हम अपनी इसको सरहदों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। और इसीलिए ये जो टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन हम जो देख रहे हैं कि भारत की फौज उनको दे रही है, और ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली कदम है, क्योंकि नेपाल की फौज को मजबूत करना भारत की भी जिम्मेवारी है। जी। दो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक पॉइंट तो मेरा ये है कि केपी ओली का चीन के प्रति जो प्यार है, हाल ही में केपी ओली ने चीन की यात्रा की, उसके बाद नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो भारत आए। उसे आप कैसे देखते हैं? और जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं कि माओ तसे तुंग का जो सपना था 5 फिंगर्स वाला, उसमें नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है। तो क्या ये नेपाल को भी इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि माओ तसे तुंग के सपने को ही साकार करने में शी जिनपिंग लगे हुए हैं। सर। देखिए, ये नेपाल को हम लोग अपना पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम उनको दे रहे हैं। जी 10,000 मेगावाट का जो एक उनका जो हाइड्रो पावर का एग्रीमेंट है 10 साल के लिए, उसको भारत दे रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, नेपाल चाइना की तरफ क्यों जा रहा है? जी नेपाल ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर क्यों साइन किया है? अच्छा, वो जानता है कि भारत ने उस पे जो भारत की मंजूरी नहीं है, फिर भी नेपाल ने चाइना के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव अपना साइन किया हुआ है। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे नेपाल में चल रहे हैं, वो बहुत जी स्लो पेस पे चल रहे हैं। ओके। भारत को इसको समझना पड़ेगा कि अगर हम, नेपाल के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, चाइना से ले सकता है, भारत से ले सकता है। जी नेपाल को भी ऐसा लगता है कि जो उसकी जरूरतें हैं वो चाइना जल्द में पूरी कर सकता है, क्योंकि चाइना की जो स्पीड ऑफ वर्किंग है और काम करने का तरीका है, आप जानते हैं कि वो हर एक चीज एक फास्ट ट्रैक में करता है। तो जी भारत को अपने कुछ लेसन्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जहां पर भी भारत ने अपना इन्वेस्ट किया, हमने मालदीव्स में भी देखा था कि भारत के भी प्रोजेक्ट्स थे और चाइना के भी प्रोजेक्ट्स थे वहां पे। और एग्री सर। भारत प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो चलते थे, चाइना के बड़ा तेज चलते थे। इसीलिए फिर एक जो भी देश होगा उसका रुझान फिर उस पावर के साथ जाएगा जो उनको जल्दी डिलीवर कर सके, और जी जो इकोनॉमिक टर्म्स में भी उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी दे सके। अब चाइना क्योंकि भारत के साथ compete कर रहा है, तो चाइना को चाहेगा कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स चाइना को मिले वहां पे। और जी चाइना की प्रेजेंस, अब चाइना की जो प्रेजेंस है वो चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है। और जो चाइना की लैंग्वेज है, जो जी उसकी फॉरेन लैंग्वेज है, वो नेपाल में स्कूल और कॉलेजेस में वो इस भाषा का वहां पे उसने वहां पे सेंटर्स लगा रखे जी एग्री। कि नेपाली लोग उनकी भाषा को सीखें। और उस तरीके से जो क्लोजनेस होती है, देखिए, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत जरूरी होता है। दो
देशों में कमजोरियां कम करने के लिए। और जी, मुझे जी। लगता है चाइना काफी प्रोएक्टिव है और भारत को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि अगर हम अपना जो प्रेजेंस और अपना दबदबा, और मैं खाली इसमें नेपाल का जिक्र नहीं करूंगा, मैं भूटान का भी जिक्र करूंगा, बिल्कुल बिकॉज सर, भूटान बिल्कुल। के साथ ये सिचुएशन हमारी हो रही है कि वहां पर भी एक चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो जी। हमको इस चीज का संज्ञान हमको लेना पड़ेगा और हमको अपनी पॉलिसीज और अपने जो तरीके हैं काम करने के सुधारने पड़ेंगे।